तो गुड इवनिंग। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पे तो हमने एक लेक्चर देखा था। सबसे पहले हमने इस पे बात की थी स्ट्रेस और स्ट्रेन की। स्ट्रेस सिग्मा और स्ट्रेन को हमने एप्सिलॉन से डिनोट किया था। स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं थी, यस डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी, जबकि स्ट्रेस के लिए हमने आपसे कहा था कि यूनिट है और वो यूनिट थी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हमने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हाँ, दोनों ही लिख देते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसके लिए हमने आपसे कहा था कि अगर सपोज हमारे पास एक वायर हमें दिया हुआ है और इस पे हम फोर्स लगाएं जो हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, या एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये रेड कलर से एरिया वेक्टर आपको दिखाया हो, तो इसको आप कहते थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और इन दोनों का जो रेशियो था वो आपका था यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको हुक्स लॉ से बताया था। तो ये आपका था सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल बाय एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। इसमें 2 टाइप के स्ट्रेन थे। एक लॉन्गिट्यूडनल में हमने आपसे कहा था कि टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन जब खींचेंगे, जब लेंथ इंक्रीज होगी, और दूसरा हमने आपसे कहा था कंप्रेसिव। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो की जब बात कही थी तो हमने उसे कहा था बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास आया था माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। क्लियर? या इसी को हमने कैलकुलस के फॉर्म में माइनस वी डीपी बाय डीवी लिख दिया। तो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आया था। और थर्ड हमने आपसे कहा था शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, इसमें अगर आपके पास कोई बॉडी है और आप उसका क्रॉस सेक्शन इधर ले रहे हैं, तो आपका जो फोर्स है वो इस एरिया के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ये एरिया वेक्टर हो गया आपका। अगर ये होगा तो आपका जो रेशियो आएगा उसे हमने कहा था ईटा, और ये बॉडी में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से। अगर इसकी लेंथ L और इसमें ये छोटा सा चेंज X आया, शिफ्ट हो गया, ये एक साइड, एक जो सरफेस है वो स्लाइटली शिफ्ट हो गई। इसको आप एंगल के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, फाई या थीटा से। तो ईटा को आपने क्या कहा था? स्ट्रेस बाय फाई, स्ट्रेन से आपने डिफाइन किया था। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं F बाय ए फाई, और फाई को आप लिख सकते हैं X बाय एल, X बाय एल, ठीक। तो एक तो ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लास्ट जो लेक्चर था मेनली वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे था। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ, ये चीजें हमने पढ़ी थी, और फ्रैक्चर पॉइंट की बात की थी। तो आज एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, और एक एग्जांपल लिखिएगा। कैलकुलेट द elongation of rod, elongation of a rod if लेंथ 1 मीटर ले लीजिए, लेंथ 1 मीटर स्टैंडर्ड ले लीजिए, जिससे कैलकुलेशन में कम से कम लगे। एरिया, चलिए एरिया आपको दे देते हैं 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लीज ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। और फोर्स आपको दे दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, और यहाँ पे आपको यंग्स मॉडुलस भी गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ, ठीक है। आपको इलोंगेशन निकालना है डेल्टा एल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको
ध्यान रखना है कि आपका फॉर्मूला क्या है। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F बाय ए स्ट्रेस डेल्टा L बाय L, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या आप इसे FL बाय ए डेल्टा L भी लिख सकते हैं। यहां से आपके पास फॉर्मूला थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, डेल्टा L हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास हो जाएगा FL बाय AY। फाइन। तो फोर्स आपको पता है, फोर्स गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर डिवाइडेड बाय, अब यहां देखिए गलती क्या होती है, आप एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिख देते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो एरिया को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में, ऐसा यूनिट में। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, और y आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 11। सारी यूनिट एसआई में हो गई तो आपका आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा, तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। फाइन। देखिए ये आपका कैंसिल हो चुका है, ये आपका आ गया हाफ इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, बिल्कुल इसको आप लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। तो 1 मीटर की रॉड में अगर आप 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जिसका यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्टील रॉड होगी है, तो आपकी जो लेंथ में चेंज आएगा वो 0.5 मिलीमीटर का आएगा। तो देख के तो आपको ये अंदाज नहीं आएगा कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, बट हाँ माइनर सा चेंज तो रहेगा। नोट कीजिए इसे। सो एक हमें एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हमारे पास एक रॉड है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर की रॉड। टोटल लेंथ जो है वो 280 सेंटीमीटर की रॉड आ गई, ठीक है। इसके एक एंड पे आपने 5 यूनिट का फोर्स लगाया हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट और 1 यूनिट का फोर्स लगाया हुआ है टुवर्ड्स राइट, बट इसके अलावा इस पे 3 यूनिट का एक फोर्स लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे, और 1 यूनिट का एक और फोर्स लग रहा है, दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, ये 3 यूनिट और ये 1 यूनिट। तो नेट फोर्स अगर आप देखें तो 0 है, लेफ्ट साइड में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही राइट साइड में लग रहा है, तो ये इलोंगेट तो होगी। लेकिन पूरी की पूरी रॉड पे, हाँ देखिए एक केस तो ऐसा हो सकता था कि पूरी लेंथ पे इधर 5 यूनिट लग रहा होता और इधर भी 5 यूनिट लग रहा होता, तो ये बिल्कुल अलग केस होता है। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग पोजीशन दी हुई है, आप इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि कोई आपने जो है रोप वाइंड की हुई है सिलेंडर के ऊपर और फिर आप इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए आपसे कह दिया गया कि ऑल फोर्सेस आर एक्सियल, तो आपको एक्सियल अज्यूम करना है, ठीक है, एक्सेस पे ही लग रहे हैं, ये अज्यूम कर लीजिए। तो अब देखिए इन फोर्सेस को आपको कैसे अज्यूम करना है, मैं इसके 3 पार्ट्स ले रहा हूं। पहला पार्ट ए, सेकेंड पार्ट बी और थर्ड पार्ट सी। 3 टुकड़े मैंने रॉड के अज्यूम कर लिए, इनको मैं कलर करके भी आपको दिखा देता हूं तो ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट को हमने ये आया नहीं आया, ओके रेड कलर दे दिया ना, ये देखिए रेड कलर, ठीक है। सेकेंड को हम ग्रीन दे देते हैं, बी पार्ट हमारा ग्रीन कलर का हो गया है, और थर्ड पार्ट को हम ब्लू कलर दे देते हैं। तो ये 3 डिफरेंट कलर, जिससे हमें समझ में आया कि क्या कहानी है, ठीक। अब अगर मैं केवल फर्स्ट पार्ट को बनाऊं, मान लीजिए इस तरह से मैंने फर्स्ट पार्ट को बनाया और फर्स्ट पार्ट हमारा रेड है तो इसको मैं रेड कलर कर दूं। इसकी लेंथ भी आपको दी हुई है। अब जरा सी समझिएगा, इस पे फोर्सेस जो लगे हुए हैं, हाँ एक सेक्शन मैंने एज्यूम किया, ए सेक्शन, देखिएगा इसको मैं कैसे एज्यूम कर रहा हूं। इधर तो मैंने लगाया 5 यूनिट, ये मेरा फोर्स लगा हुआ है, ये सबको समझ में आ रहा है। इसकी लेंथ मुझे दी हुई है 60 सेंटीमीटर, एरिया भी मुझे गिवन है, एरिया सबका सेम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा भाई मैंने इधर एक फोर्स लगा दिया 5 यूनिट का। बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर वहां तो 3 यूनिट का फोर्स था। देखिए मैंने क्यों ऐसा किया, अब मैं आपको इसका सेकंड पोर्शन दिखा रहा हूं, और सेकंड पोर्शन जो था वो बी, जिसे हमने कहा था ग्रीन कलर से, जिसे हमने दिखाया था, हाँ इस पे मैंने
फोर्स लगाया, देखिएगा इधर लगाया 2 यूनिट का और इधर भी लगाया 2 यूनिट का, ठीक है। और ये मेरे पास थर्ड सेक्शन हो गया जिसे हमने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है और बी पे मैंने फोर्स लगाया है दोनों ओर 1 यूनिट का, ठीक, 1 यूनिट। अब आपको पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं इसको सबको कंबाइन करूंगा तो देखिएगा यहां पे क्या जाएगा, नेट फोर्स 1 यूनिट इधर आ गया और इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो नेट फोर्स 3 यूनिट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया। यही तो यहां दिया हुआ है 3 यूनिट और 1 यूनिट का, ठीक है। लेकिन इसको बनाने से हुआ क्या, मैं एक बार सब ये डिलीट कर दूं जिससे आपको ये वापस समझ में आए कि इसको बनाने से हुआ क्या है। ओके, हाँ जी। अब अगर आप तीनों सेक्शन को देखें ए बी और सी तो आपको सबकी लेंथ पता है, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर, ये आपका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप डेल्टा एल ए निकाल सकते हैं, डेल्टा एल बी निकाल सकते हैं, डेल्टा एल सी निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ, पहले नहीं निकाल सकते थे क्योंकि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन के फोर्स एंड्स पे नहीं लग रहे थे, लेकिन अब हमने उस रॉड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया एबीसी, जिसपे हमने इक्वल इक्वल फोर्स लगा दी। और सारा का सारा खेल जो है वो आपका यही समझने वाला है कि ये 5 यूनिट और 2 यूनिट आपने जो कंबाइन करके बनाई, ठीक है ना। तो 5 यूनिट और 2 यूनिट से कितना बन गया आपका 3 यूनिट, 2 यूनिट और 1 यूनिट से कितना बन गया 1 यूनिट का फोर्स, फाइन। बस अब आप डेल्टा एल ए, डेल्टा एल बी और डेल्टा एल सी कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए कैसे आएगा, डेल्टा एल ए इज इक्वल टू वाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ 1 कर लेते हैं, ए, एरिया सबके लिए सेम है इसलिए ए लिख रहा हूं, नहीं तो यहां तो लेंथ आएगी, सॉरी एक मिनट, फॉर्मूला क्या आ रहा है, एल इज इक्वल टू एफ एल बाय ए वाई, ये आएगा। ओके, फर्स्ट वाले के लिए F1 L1 बाय ए वाई, डेल्टा एल बी आपका हो जाएगा F2 L2 बाय ए वाई, डेल्टा एल सी आपका हो जाएगा F3 L3 बाय ए वाई। क्लियर है? बिल्कुल। और देखिए ये जो हमने यूनिट आपको दी हुई है इसीलिए दिया हुआ है कि हमें नहीं पता ये ऐसा यूनिट है या कौन सी यूनिट है, तो हम उसे डायरेक्टली वैल्यू रख के कैंसिल कर देंगे, उसकी हमें चिंता नहीं करनी। हमारा आंसर जो होगा वो किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही आया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको सेम यूनिट जो लिखा हुआ था वहां वही लिया हुआ। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए वाई को अगर हम टोटल डेल्टा एल निकालना चाहें तो 1 बाय ए वाई कॉमन ले लें, F1 L1 प्लस F2 L2 प्लस F3 L3, ठीक है। ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और वाई की वैल्यू क्या दी हुई थी, वाई की वैल्यू कहीं दी हुई थी, हाँ 8 इंटू 10 टू द पावर 2 दिया हुआ है, ओके 8 इंटू 10 टू द पावर 2 और F1 L1 F आपको 5 यूनिट इंटू 60 सेंटीमीटर में ही रख लिया हमने क्योंकि नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। वेरी गुड, 5 इंटू 60, फिर ये आपका आया 2 यूनिट इंटू 100 प्लस 1 यूनिट इंटू लेंथ कितनी थी 120, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसे चेक कीजिए, देखिए 300, 500 और 500 और 620 आ रहा है, 620 डिवाइडेड बाय 8 into 10 to the power 3, तो अगर मैं इसे ले लूं, चलिए एक जीरो काट लेते हैं, 8 7 56
7.75 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। भाई मेरा तो आंसर ही आ रहा है। आप अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, या डेल्टा LA, डेल्टा LB, डेल्टा, या सबको कॉमन भी लेके कर सकते हैं। तो ये आपका 7.75 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर लेंथ में चेंज आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर ट्विस्ट होके क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर गिवन है, and it is given as 2.3 into 10⁹ पास्कल। फाइंड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको बताया था, कंप्रेसिबिलिटी इज 1 बाय बल्क मॉडुलस। तो पहला पार्ट अगर हम देखें तो कंप्रेसिबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, और आपने कहा सर कंप्रेसिबिलिटी इज 1 बाय बल्क मॉडुलस। बस इससे आप 1 बाय 2.3 इंटू 10⁹ पास्कल इनवर्स कर दीजिए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीटर स्क्वायर पर न्यूटन लिख सकते हैं। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁻10 यहाँ पे कर लें, और 10 बाय 2.3, तो ये 4.3 लिख दे रहा हूं मैं, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी आएगी वो ये आएगी 4.3 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। 4.3 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी कंप्रेसिबिलिटी। अब सेकंड पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये समझना है कि भाई ये 0.1% कंप्रेस करने का मतलब क्या है। तो अगर आपको याद हो, हमारे पास एक टर्म था डेल्टा V बाय V, याद आया, स्ट्रेन जिसे हमने कहा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये है आपका परसेंटेज में दिया हुआ है। अब 0.1% का आप फ्रैक्शन देखिए कितना होता है। तो फ्रैक्शन आपका था 0.1 बाय 100, अगर आपको याद हो, फ्रैक्शन तो यही होता ना, 0.1 बाय 100, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। तो डेल्टा V बाय V आपका लिखा जाएगा 0.1 बाय 100। ठीक, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस साइन लिख दीजिएगा, और माइनस साइन का मतलब है कि ये कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपका डेल्टा V बाय V 0.1% कंप्रेस अगर आपको दिया हुआ है, तो डेल्टा V बाय V की वैल्यू 0.1 बाय 100 लिखी जाए। ठीक है, अब जरा इसको देखें और हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको हम बल्क मॉडुलस हमें दिया हुआ था, फॉर्मूला था -P डेल्टा V बाय V। बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आपको बल्क मॉडुलस कितना दिया था, 2.3 इंटू 10⁹ यहाँ आपने लिखा माइनस, प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, और डेल्टा V बाय V आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.1 इंटू 10⁻⁻2 विद अ माइनस साइन। तो आपका जो प्रेशर आया, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, कर दूं? ओके, फिर आपने कहा 2.3 इंटू, ये इधर जाएगा 10⁻9 इंटू 10⁻⁻3, ये आपका आ गया 2.3 इंटू 10⁻6 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको समझो, ये हमने कैलकुलेशन तो कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरा प्रेशर 23 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको पता है ये आपका 1 ATM के आसपास आता है। ठीक है, तो 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब होता है, 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके वाटर 0.1% कंप्रेस होगा। ये पूरी जो प्रैक्टिस आपको कराई है ये समझाने के लिए कि भाई 0.1% पे कह रहा हूं, 0.1% कंप्रेस करने के लिए आपको इतना हाई प्रेशर चाहिएगा। तो वाटर को आज के बाद हम ये अज्यूम करेंगे कि ये कंप्रेस हो ही नहीं सकता, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, सो वाटर इज अज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल, या वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। तो वाटर को प्रेस करना आसान नहीं है, आप कहेंगे नामुमकिन। ठीक है जी,
चलिए नोट कीजिए। तो अब बेटा बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है। हाँ, अब होता क्या है कि जो हम बात कर रहे थे इलास्टिसिटी की, मान लीजिए मेरे पास एक वायर है और इस पे मैंने फोर्स लगा दिया। ठीक, दोनों ओर से इक्वल फोर्स लगाया तो ये कुछ इलोंगेट हो जाएगा। अब अगर ये इलोंगेट हो गया मतलब ये वाला पॉइंट जिसपे फोर्स लग रहा था ये कुछ शिफ्ट हो गया, लेट्स से ये शिफ्ट हुआ एक्स, तो इस फोर्स ने कुछ वर्क डन किया होगा। आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये फोर्स कुछ वर्क डन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेस हो गया। तो यही वर्क डन जो है ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कहां स्टोर होगा? इस वायर के अंदर। ठीक है, और ये आपका कहलाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्प्रिंग में। अब जरा इसको कंपेयर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग था, मेरे पास एक स्प्रिंग था और इस स्प्रिंग पे मैंने एक फोर्स लगाया था F और ये स्ट्रेच हो गया था लेट से X। फाइन, बहुत ध्यान से समझना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन था K। तो एनर्जी स्टोर्ड इस स्प्रिंग में क्या आई थी? एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, अगर आपको याद हो तो ये थी हाफ kx²। याद आया? हाफ kx², या इसी को हम लिख सकते थे हाफ इंटू एक्स इंटू के एक्स। और के एक्स अगर आपको याद हो ये हमारा था इक्विलिब्रियम के टाइम का, हाँ, हाफ एक्स इंटू एफ। रीस्टोरिंग कह दूं, इक्विलिब्रियम के टाइम पे दोनों फोर्स बैलेंस हो गए थे। हाँ भाई, जब इलोंगेट हो गया, मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया इसका एक्स इलोंगेशन, उस समय एफ और के एक्स ये दोनों बराबर थे। ठीक, अब इस रॉड को, अब हमारे पास स्प्रिंग नहीं है, हमारे पास रॉड है, लेकिन इसका बिहेवियर बिल्कुल इस स्प्रिंग की तरह है। ठीक, तो हम यहां पे जरा इसको चेक करते हैं कि हमने आपसे कहा कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जो था वो क्या था? F/A x/L। ये अगर आप कहें कि x आपका इलोंगेशन, डेल्टा एल की जगह मैंने x ले लिया। ओके, तो यहां से अगर आप फोर्स देखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? y/A/L इंटू एक्स। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। ठीक है, ये हमारा फोर्स है जो हमने अप्लाई किया जिस समय ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, या जिस समय आप ये कह सकती हैं एक्स स्ट्रेच्ड है। बिल्कुल सही। अब एफ रीस्टोरिंग क्या हो जाएगा? एफ रीस्टोरिंग आपका हो जाएगा y/A/L इंटू एक्स विद अ माइनस साइन। कुछ बात समझ में आई? रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा भाई? यहां पे आपके पास एटम होंगे, आप इसे खींचने की कोशिश करोगे तो ये इसको वापस अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, यही फोर्स तो इसे वापस रीस्टोर करता है। तो एफ रीस्टोरिंग को हम माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब एफ रीस्टोरिंग अगर हम इसे स्प्रिंग के साथ कंपेयर करें, स्प्रिंग फोर्स के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं इसे क्या कहूंगा? माइनस के एक्स। इसका मतलब अगर आपके पास कोई रॉड है जिससे आप स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, उस रॉड के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा? y/A/L। ठीक है, और ये देखिए बिल्कुल के एक्स माइनस के एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, यू स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, वो क्या हो जाएगी? हाफ kx²। ठीक है, ओके। अब k की जगह में जो हमारी वैल्यू आई है वो लिख रहा हूं, हाफ k की जगह लिख देंगे y/A/L। ठीक है, x आप चाहो तो इसे x² लिख दो, ये हमारी u स्टोर्ड आ गई। या एक और तरीका होता है इसको लिखने का, u स्टोर्ड हमने लिखा हुआ है भाई। हम जनरली बात करते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ x इज इक्वल टू डेल्टा एल के टर्म्स में। तो बुक में हो सकता है आपको x ना लिखा हो, डेल्टा एल लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होना वहां पे। y/A/L डेल्टा एल होल स्क्वायर ऐसे लिख दूं।
आराम से सोच के बताओ, आराम से सोच के। ओके, अब देखिए ये क्या बना, ये आपका बना U stored is half YA delta L by L into delta L, ठीक है। हाँ, ये YA by L डेल्टा L, अब ये भी थोड़ी देर पहले ऊपर बात हुई थी, ये हमारा क्या था, F रिस्टोरिंग, ठीक है, साइन छोड़ दो। तो U स्टोर्ड को हम कह सकते हैं हाफ F रिस्टोर इंटू डेल्टा L, चेक करो, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई ना, यहाँ पे एक टर्म बहुत ज्यादा यूज में आता है, मैं आपको बता रहा हूं, यू स्टोर्ड बाय ए डेल्टा एल, में यहां पे ले ले रहा हूं, यू स्टोर्ड बाय ए डेल्टा एल, या एक काम करते हैं ए एल ले लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ उससे कंफ्यूजन हो जाएगा जरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए आप, यू स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ y डेल्टा एल होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहां पे लिखा मैंने बाय एल स्क्वायर, और एल ऐसे लिख सकता हूं, ये आराम से सोच के बताओ। देखो मैंने क्या किया, यहां पर एल से मल्टीप्लाई किया और एल से डिवाइड कर दिया, तो ये एल और एल, नीचे एल स्क्वायर आ गया। अब ऐसा क्यों किया ये बता रहा हूं, ये ए इंटू एल जो है ये मेरा वॉल्यूम हो गया, ठीक। तो मैं यहां से आपसे कह सकता हूं यू स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, इसे आप कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी आपकी हो जाती है हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल, क्या था, स्ट्रेन, बिल्कुल। अब ये फॉर्मूला आपके लिए काम आएगा, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी नहीं है, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपका होता है हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, या इसी को आप दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन होता है, आप ओके, आप इसकी जगह, स्ट्रेन की जगह एप्सिलॉन लिखना चाहो, कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो, बिल्कुल लिख लो, ओके। दूसरा आपका बनता है हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, चेक करो। हाँ, ये मैंने रिप्लेस कर दिया सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन से, और एक फॉर्मूला और बनेगा था, बिल्कुल, उसमें हम क्या करेंगे, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय वाई, जरा चेक करो, एप्सिलॉन की जगह आप लिख देंगे सिग्मा बाय वाई, एप्सिलॉन की जगह लिख देंगे सिग्मा बाय वाई, तो एप्सिलॉन स्क्वायर की जगह सिग्मा स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कब कौन कौन से यूज करने हैं। जब आपको यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन दिया हो तो पहला वाला फॉर्मूला, स्ट्रेस स्ट्रेन दिए हो तो दूसरा फॉर्मूला, और स्ट्रेस और यंग मॉडुलस दिया हो तो थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या है, इसे कई बार ऐसे भी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और एक चीज का बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप वायर को खींचते, अगर उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है
वो एनर्जी आपको दिखेगी भी कहीं ना कहीं, मतलब फील होगी। दिखना तो नहीं, ऑब्वियसली विजुअल तो नहीं होगा, बट आप उसे फील कर सकते हैं। दिखेगी कैसे? आपका जो वायर है उसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा। आप कभी भी खींच के देखिए वायर, आप उस पर फोर्स लगाइए या जब आप कंप्रेस करेंगे तब भी वो एनर्जी स्टोर होगी और वो वायर के टेम्परेचर को हल्का सा इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू दिस। इस पे आपको स्ट्रेट को कई बार पूछा गया है, इन तीनों फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस बेटा। बहुत ज्यादा इस चैप्टर में है ही नहीं। पूरे चैप्टर में अगर आप देखें तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्टेट, सबसे छोटा चैप्टर है ये। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे बात करें।